अमेरिका की जानिब से 60 कंट्रीज पर 49% से 10% तक एडिशनल टैरिफ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये टैरिफ कल यानी बुध 9 अप्रैल से नाफिज होंगे और इसके लिए एशिया से यूरोप तक तकरीबन तमाम ममालिक अपनी प्रोडक्ट्स की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स बरकरार रखने और टैरिफ में कमी लाने के लिए अमेरिका से राब्ता करने पर मजबूर हैं। अलबत्ता ट्रंप की बीजिंग से नाराजगी में इजाफा हुआ है और उन्होंने 50% एडिशनल टैरिफ की धमकी दी है। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा एक टाइम है। पिछले 50-100 साल में मार्केट ने इस तरह के हालात नहीं देखे। ट्रंप एक तो ऐसे कैरेक्टर हैं कि उनके लिए जज करना, जो उनको वोट देती है वो भी शायद बहुत ज़्यादा वसूख से नहीं कह सकती कि क्या सोच रहे हैं। ऐसी क्या ताकत है अमेरिका के पास, दुनिया को वो बेइज्जत भी करे मगर उसके बावजूद या तो जवाब नहीं दिया या ये कि उनके साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। जिसने भी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है उसके लिए यूएस एक की मार्केट है। नजर आ रहा है वो यही है कि कम विद अ बिग बैंग एंड देन ब्रिंग एवरीबॉडी टू द टेबल। डायरेक्ट मुंह पे मारो। बिल्कुल थीम यही है कि ब्रिंग पीपल टू द टेबल, नेगोशिएट अ डील दैट इज इन आवर फेवर एंड देन गो टुवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेटली टारगेट वही है। चाइना इज द प्रिंसिपल टारगेट। चाइना की इस ग्रोथ को किसी सूरत से कंटेन करना है। कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम इस पे स्ट्राइक होगा। मतलब नथिंग इज परमानेंट, राइट? कितना टाइम लड़ लेंगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारा ड्रिवन तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ही है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बिगर लार्जेस्ट कंज्यूमर क्या प्रोडक्शन का कुछ नहीं कर सकते। इतनी कंजम्पशन को आप जब तक एक बड़ा प्रोड्यूसर ना हो पूरा नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिकली अमेरिका का डैडी उसका इमेज कीजिए कि मैं बाप हूँ सबका, वो भी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। फ्री राइड हम किसी को भी नहीं देंगे। इट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस। दे आर शेकिंग अप द वर्ल्ड ऑर्डर। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होगा। जियोपॉलिटिक्स भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। टाइम इज क्रूशियल और इट्स नॉट। द क्लॉक इज टिकिंग। अब विद एवरी पासिंग डे हर किसी पे प्रेशर वही है। अगर मुझे एज पाकिस्तान ये फिक्र है कि मेरी एक्सपोर्ट हर्ट हो जाएगी, इसी तरह यूएस को भी तो ये फिक्र है कि जितने टाइम तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता इन्फ्लेशन हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितना ये ड्रैग होगा उतना यूएस इन्फ्लेशन पे भी एक फर्स्ट राउंड इंपैक्ट तो आ जाएगा बिफोर पीपल रीएडजस्ट। पाकिस्तान की छोटी इकोनॉमी है बट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है, खासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, वो बड़ी हद तक यूएस सेंटर्ड है। आई थिंक एवरीबडी राइट नाउ इज अ वेट एंड सी मोड। आप टेक्सटाइल से भी बात करें, जिनका सबसे ज्यादा हुआ द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज वी कैन समझ रहे हैं अभी तो कि एग्जैक्टली होगा क्या। जब पाकिस्तान ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा किसी को रिप्लेस करेगा, उसकी जो एक्सेस प्रोडक्शन हो सकता है पाकिस्तान की दूसरी मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में या कहीं आके कंपटीशन बढ़ जाए। तो एक्सपोर्ट पे क्या आउटकम होगा वो भी देखना है। We are fully prepared to sit at negotiation table whenever our American partners are ready. We are taking a calm approach to our negotiations for a deal with the US. We will eliminate the trade deficit with the United States. President Trump and I spoke on the phone, and we agreed to begin comprehensive negotiations. दुनिया कुछ भी सांस ले रही है क्योंकि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के तूफान में कुछ करार आने के सिग्नल्स मिले हैं। अमेरिका की जानिब से 60 कंट्रीज पर 49% से 10% तक एडिशनल टैरिफ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये टैरिफ कल यानी बुध 9 अप्रैल से नाफिज होंगे और इसके लिए एशिया से यूरोप तक तकरीबन तमाम ममालिक अपनी प्रोडक्ट्स की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स बरकरार रखने और टैरिफ में कमी लाने के लिए अमेरिका से राब्ता करने पर मजबूर हैं। कल एक अच्छी डेवलपमेंट हुई जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसाक डार के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप की मज़ीद स्ट्रेंथनिंग पर जोर दिया, जबकि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए एक अहम करार दिया। पाकिस्तान, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, थाईलैंड और फिलीपींस समेत कई मुल्क और उसके डेलीगेशंस अब वाशिंगटन पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहीं डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कांटेक्ट किया जा रहा है तो कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हुई है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने गाड़ियों और इंडस्ट्रियल गुड्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म करने का प्रपोजल पहले ही दे दिया है। A range of tariffs is hitting a significant portion of EU exports. In fact, 380 billion euros worth of EU exports to the US. So we are talking here some 70% of our total exports. We have offered 0 tariffs for cars and all industrial goods. We are fully prepared to sit at negotiation table whenever our American partners are ready. वियतनाम, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, थाईलैंड और फिलीपींस ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम या ख़त्म करने की ऑफ़र कर दी है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने व्हाइट हाउस में ज़ाती तौर पर ट्रंप से मुलाकात की और इसी किस्म की रिक्वेस्ट की। We will eliminate the trade deficit with the United States.
We intend to do it very quickly. We think it's the right thing to do. And we're going to also eliminate trade barriers. ताइवान ने जवाबन कोई टैरिफ ना लगाने और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से अपनी कमिटमेंट रीइटरेट करने का प्लेज दिया है। जापान और साउथ कोरिया ने अपने नेगोशिएटर्स वाशिंगटन भेज दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक टोक्यो और सोल वाशिंगटन को अपना पुराना एलाइज होने पर अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट का वास्ता दे रहे हैं। अलबत्ता चाइना ने काउंटर मेजर्स लेते हुए अमेरिका पर भी 34% टैरिफ लगा दिया है, जिस पर ट्रंप की बीजिंग से नाराजगी में इजाफा हुआ है और उन्होंने 50% एडिशनल टैरिफ की धमकी दी है। With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ को चाइना और यूरोपीय यूनियन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इसरार है कि ये टैरिफ उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ख़त्म नहीं हो जाता। ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिका पर $36 ट्रिलियन के डेट से छुटकारा पाना चाहते हैं। We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. There'll be fair deals. We have $36 trillion in debt. I want to get rid of it, and we can do it quickly with proper deals. 我要再次强调， मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि तिजारती या टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी किसी मसले का हल नहीं। चीनी कौम झगड़ा नहीं करती, लेकिन हम किसी झगड़े से घबराते भी नहीं। दबाव डालने, धमकाने और ब्लैकमेल करने के हथकंडे चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं है। चीन अपने जायज़ और कानूनी हकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी जवाबी इक़दाम करेगा। 当合法权益。 ट्रंप की तरफ से किसी फौरी रिलीफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। जैसे अमेरिका के वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ट्रंप किसी मौके पर निगोशिएशंस के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रंप टैरिफ का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। AI के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के लीडर्स की मिजाहिया कैट वॉक बन रही है, जिसमें सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वाहिद शख्स हैं जिन्हें ट्रंप ने ज़ीरो टैरिफ लगाया है। वीडियो के ख़िताब में ट्रंप को खौफ की अलामत और साबिक सदर बाइडन को मज़े करते दिखाया गया है। अब ये हालात किस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है और इसके लिए हमने दावत दी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब इम्तियाज़ किरदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। बज़ाहिर बड़ा कंटेम्प्ट शो किया था डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के अपने एलाइज के लिए, सब के लिए, और बहुत ही कंटेम्पचुअस अंदाज के अंदर उन्होंने डील किया। लेकिन उसके बावजूद दुनिया आज लाइन लगा के उनके पास जा रही है और उनके साथ बात करने की बात कर रही है, सिवाय चाइना के कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। ऐसी क्या ताकत है अमेरिका के पास कि दुनिया को वो बेइज्जत भी करे, मगर उसके बावजूद पूरी ये यूरोपियन यूनियन जैसे मुल्क है, बड़े बड़े ताकतवर मुल्क है, मगर वो जाके या तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया या ये कि उनके साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यूएस की जो कंजम्पशन पावर है, आई थिंक वही है सबसे बड़ा अट्रैक्शन सारी मार्केट्स के लिए, क्योंकि जिसने भी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है उसके लिए यूएस एक की मार्केट है। अब जैसे आपने कहा कि चाइना अगेन आई थिंक शायद उस पोजीशन पे है कि जहाँ पर वो एक कंपेटिटिव स्टांस लेना, उसके अलावा शायद उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। अल्टीमेटली कहीं पे जाके चाइना के साथ भी आई एम श्योर कि कोई ना कोई मुज़ाकरात या कोई एक नया बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इमर्ज हो जाएगा। बट आई थिंक जहाँ तक छोटी इकॉनमीज़ का ताल्लुक है, नेचुरल रिएक्शन शायद यही बनता था कि इस वक्त जबकि हीट बिल्कुल पीक पे है, उस वक्त तो कोई ऐसा रिटेलिएशन मेजर ना लिया जाए। थोड़े से हालात सेटल होंगे, कहीं पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से, कहीं पे किसी और वजह से। आई एम श्योर के सेलेक्टिव बेसिस पे फिर रिलीफ और नए अरेंजमेंट्स इमर्ज होंगे। तो आई थिंक एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन है कि लोग अभी वेट एंड सी के स्टांस में गए हैं कि इसको मजीद एस्केलेट ना करें, लेट्स सी हाउ इट गोज, और फिर उसके बाद स्टांस लेंगी शायद तो ये कंट्रीज। जो ग्लोबल स्टांस जनरली नज़र आया है माइनस चाइना, डज इट प्रूव के देयर वाज अ मेथड इन ट्रम्प्स मैडनेस? ही हैड अ केस जिस पर कि दुनिया ने कहा कि हाँ चले आए बात करते हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उसका केस स्ट्रॉन्ग था। हम जितना भी उसको कंडेम करें, जितना भी उसको क्रिटिसाइज़ करें, और उसके नतीजे में जितना भी ब्लड बात हो, खुद अमेरिकन मार्केट्स के अंदर कोई 12 ट्रिलियन की मार्केट कैप निकल गई है।
तो बट स्टिल यू थिंक वो केस था? आई थिंक देखिए, एक उनकी एक ऑब्जर्वेशन तो ये रही है कि यू नो दे हैव बीन अ मार्केट दैट हैज़ बीन वरीड अबाउट द वे दैट देयर इकोनॉमी इज गोइंग. अच्छा, अगर इस पूरे मेजर को देखा जाए तो ये मेजर एक्चुअली तो एट द कोर तो अपने कंज्यूमर पे उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया है ना, कि अगर आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो वो आपको ज़्यादा महंगी होगी. लेकिन ऑब्वियसली उसको फ्रेम इस तरीके से किया कि एक प्रो अमेरिकन भी उसको एक नैरेटिव दिया है कि मैं तो यहाँ की जॉब्स के लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ. अगेन अगर आप देखें हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी भी अच्छा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे उस रिएक्शन को, क्योंकि उनको ये पता था कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, अमेरिका में महंगाई हो जाएगी, बहुत लोगों के लिए सख्त मुश्किल होगी, तो उन्होंने उसको पैकेज किया एक लिबरेशन डे. एग्जैक्टली वो बेसिकली है क्या कि अगर आप ये कब बाहर से मंगवा रहे हैं, आपको अगर कल 10 रुपये दे रहे थे, आज आपको 12 रुपये देने, एट द कोर तो यही है. अच्छा, आप उसको पैकेज इस तरह कि मैं उस कंपनी के लिए मुश्किल कर रहा हूँ आपके लिए भेजना, बट एट द कोर यूएस को जो आदत हुई है, यूएस के पिछले कुछ साल के अगर आप इन्फ्लेशन के और प्रोडक्टिविटी गेंस देखेंगे, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा हाथ है. कहीं पे एक स्टैट में पढ़ा था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो वैल्यू है इन्फ्लेशन एडजस्टेड 40% डाउन है फॉर द यूएस कंज्यूमर. नाउ दैट हैज़ बीन ओनली बिकॉज कि वो बाहर से इंपोर्ट करके और चीज़ें सस्ती यूज़ कर सकें. तो अब अगर उसको, और ऑब्वियसली जब ये इस तरह होता है तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज़ होता है, आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो अब उसको अनरेवल तो करना है. बट हाँ, आई थिंक जिस तरह से उनका जो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन रहा है, इसको एक प्रो अमेरिकन ट्विस्ट दे के, प्रो जॉब्स ट्विस्ट दे के उन्होंने अनाउंस किया है. और जो आपकी बात की सीरियस हुई, आई थिंक कैटेगोरिकली उन्होंने अनाउंस करके इंप्लीमेंट कर दिया. तो एक तो ये था कि मैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद करूंगा, तो यू हैड रिएक्शन टाइम. तो उन्होंने यही किया कि आई विल शूट ओनली वंस एंड देन आई विल ब्रिंग पीपल टू द टेबल. आई थिंक वो हो रहा है अब. तो उसके साथ ही इसमें इम्बेड था, ये भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि विद इन फ्यू वीक्स हम बातचीत शुरू कर देंगे, क्योंकि इसको टैरिफ इन्फोर्स हो जाए और टैरिफ अप्लाई हो जाए, और टैरिफ के अप्लाई होने के साथ उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो मुल्क में फैल जाएं, वो तो वो बेयर नहीं कर सकते ना. वो तो फिर इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी, इतनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, पहले ही पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग रोड पे निकले हुए हैं, तो उसको परहैप्स इसमें एम्बेड है निगोशिएशन इस पूरी मेजर के अंदर, कि ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर वी विल गेट इनटू, महीने के अंदर हम इनटू निगोशिएशन, और उसकी लॉन्ग टर्म जो है वो इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे कि मज़ीद इन्फ्लेशन, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो. इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए तो ज़रूरी है कि ये इन्फ्लेशन किसी सूरत में ना हो. तो इसका मतलब ये कि उन्होंने बड़े होशियारी से इस चीज़ को इसमें रखा हुआ है, और ये जब शुरू हो रहा है नेगोशिएशन, ये इस मेजर का हिस्सा था. तो आई थिंक वो अगेन ट्रंप एक तो ऐसे कैरेक्टर हैं कि उनके लिए जज करना कि वो क्या सोच रहे हैं. आई थिंक जो यूएस की आवाम है जो उनको वोट देती है, वो भी शायद बहुत ज़्यादा वसूख से नहीं कह सकती कि क्या सोच रहे हैं. मगर वोट उन्होंने मांगा इसी बेस पे था कि मैं ये हंगामा कर दूंगा. देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, एक ट्रेंड चल रहा है, हाइपर नेशनलिज्म कह लें, इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह लें, ये बहुत प्रिवेलेंट हो गया है. आज से जो पिछले 50-60 साल 100 साल का अरसा गुजरा, बड़ा डिप्लोमेटिक सा एक दौर था कि जहाँ पर आपको अगर अपना कोई पर्पस भी अचीव करना होता था तो आप उसके ऊपर एक रैपर होता था. जैसे एक एग्जांपल अगर आप लेंगे, अगर यूएस को इराक पे भी कोई एक्शन करना था तो पूरा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पूरा एक नैरेटिव बना, पूरी दुनिया से बाइन लिया गया, फिर उसके बाद उसमें एंटर हुए. आज दौर चेंज हो गया, इट्स बिकम मोर ब्लेटेंट. अगर आप देखें तो ब्रेक्सिट हुआ, वो भी यही था कि आई एम ब्लेटेंट अबाउट द फैक्ट दैट आई डोंट लाइक यू, एंड दैट इज इनफ रीजन फॉर मी कि मैं आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, मुझे कोई जस्टिफाई करने डायरेक्ट मुंह पे मारो. बिल्कुल. तो ये जो चेंज हुआ है, तो आई थिंक वो ट्रंप साहब, क्योंकि ये नैरेटिव लोगों को पसंद आ रहा है, वहाँ के बहुत सारी पॉपुलेशन है जो इस चीज़ को पसंद करती है, हाँ प्रो अमेरिका, बस मेरे लिए ये बेहतर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आउटकम हो जाए, चाहे वो जस्टिफाइड हो, चाहे वो देखने में जितना अच्छा लगे बुरा लगे. तो डिप्लोमेसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. और ये डिफरेंट इकोनॉमीज में आपको नजर आ रहा है कि जहाँ राइट विंग, एक्सट्रीमिस्ट, हाइपर नेशनल्स को पब्लिक पसंद कर रही है. ये नैरेटिव हमें पसंद है कि ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, ग्लोबल विलेज वगैरह बहुत अच्छी बात है. इंडिया से लेके यूरोप तक, फ्रांस से लेके इंडिया के इलेक्शंस, जर्मनी, हर जगह पे आपको ये चीज़ नजर आती है कि ग्लोबल विलेज, और ये चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रखें, मेरे विलेज के लिए क्या अच्छा है उसकी बात करें, मैं उसको वोट दूंगा. सही है. लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो जियोपॉलिटिकली अमेरिका का ने जो जिसको ओन किया था, एक डैडी उसका इमेज के जी कि मैं बाप हूँ सबका, मगरिब का ख़ास तौर पे ये वो, तो अब वो भी उन्होंने वो भी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जिसके अंदर वो अब इस चक्कर में नहीं पड़ना है उन्हें. वो उनका नैरेटिव उन्होंने यही बनाया ना कि फ्री राइड हम किसी को भी नहीं देंगे, इट हैज़ टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस, तब हम जाके काम करेंगे. पुराने बहुत सारी अलाइनमेंट जो हुई हुई थी उनको भी शेकअप कर दिया. यूक्रेन पे जो उनका स्टांस था बिफोर ट्रंप, जो अचानक से चेंज हुआ, तो दे शेकिंग अप द वर्ल्ड ऑर्डर. अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होगा. जियो पॉलिटिक्स भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो लेवरेज है ये जियो पॉलिटिक्स में भी यूज़ होगा. सो द कंट्रीज दैट विल बी इंपॉर्टेंट टू देम जियो पॉलिटिकली, आई थिंक वहाँ आपको रिलीफ जल्दी मिलता हुआ नजर
नज़र आ जाएगा, जहाँ पर इन्होंने कुछ और एक्सट्रैक्ट करना होगा वहाँ पर इसको भी एज अ लेवरेज टूल यूज़ होगा। तो आई थिंक ये जो नज़र आ रहा है वो यही है कि कम विथ अ बिग बैंग एंड देन ब्रिंग एवरीबडी टू द टेबल। ठीक है, बट हाउ लॉन्ग विल इट टेक? क्योंकि ये एक नैरेटिव है जो कि हम उनकी कैबिनेट से सुन रहे हैं या जो उनके की एडवाइजर्स है कि ये इतने आसानी से ये नहीं होना है, इसमें हफ्तों लग जाएंगे, इसमें महीनों लग सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। एंड एवरी डे काउंट्स बिकॉज ये अब एक्सिक्यूशन शुरू हो जाएगी और फिर ये सारे रोल आउट भी होने शुरू हो जाएंगे, फिर इसके असरात भी आने शुरू होंगे। तो मगर अपेरेंटली वो ये कहते हैं हम जल्दी में नहीं है। देखिए, पॉस्चरिंग का तो बहुत बड़ा एलिमेंट है इसमें। अब अगेन बात हम करें कि यूएस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक सप्लाई चेन है जो वहाँ के किसी भी बिजनेस की बनी हुई है कि मैं फला जगह से ये चीज़ 10 रुपये की मंगाता हूँ, टैरिफ की वजह से अब वो 12 रुपये की आएगी। जहाँ पर भी प्राइसिंग पावर होगा वो उसको पास ऑन कर देगा। ऐसे तो बहुत कम बिजनेसेस वहाँ पर भी होंगे जो कहेंगे चाहे मैं अपने ऊपर ये इम्पैक्ट ले लेता हूँ 20%, वो पास ऑन होगा तो फॉरेन इन्फ्लेशन में नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो शिपमेंट के लैग्स होते हैं, थोड़ा टाइम शायद उसमें है अभी आपके पास कि वो शिपमेंट कब डिस्पैच होती है, सारी चीज़ें। बट यस, एब्सोल्युटली राइट कि क्योंकि पॉस्चरिंग का तो बहुत बड़ा खेल है, बट जितना ये ड्रैग होगा उतना यूएस इन्फ्लेशन पे भी एक फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट तो आ जाएगा बिफोर पीपल रीएडजस्ट। मेरा एक बिजनेस है, मैं यूज्ड टू हूँ एक चीज़ मंगवाने के लिए अच्छे इंडिया से, अब वो मैं टैरिफ डिफरेंशियल को देखते हुए मुझे वो सारा शिफ्ट करना है टू अनदर कंट्री, दैट डजंट हैपन ओवरनाइट, तो उस पर भी टाइम लगेगा। तो हाँ, इसमें एक पॉस्चरिंग का और हु ब्लिंक्स फर्स्ट का एलिमेंट है। अच्छा, इसमें कोई चीज़ सरप्राइज़ नहीं थी जो भी उन्होंने किया, वो इलेक्शन उन्होंने इस पे लड़ा है, सारा उनको वोट इसी चीज़ पे मिला है। आने के बाद भी वो कहते रहे कि मैंने टैरिफ करना है, सब कुछ पता था। तो जो मार्केट्स थी, मार्केट्स के लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होता, मार्केट का तो उस वक्त प्रॉब्लम होता है जब उनके लिए कोई सरप्राइज़ हो जाए। तो लेकिन जो मार्केट का रिएक्शन आया, जिस तरह से एक ब्लड बात है, एक्चुअली ब्लड बात देखा जिसकी कि बहुत शायद ही 1-2 मिसालें हैं बस, तो वो क्यों इतना क्यों इस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं आया? पहले से वो फैक्टर क्यों नहीं हुआ था? क्या इसमें इतनी सरप्राइज़ की बात थी कि सब जो है वो 15-20 ट्रिलियन की जो है वो मार्केट कैप उड़ गई? देखिए, एक वो वाला था कि जो इलेक्शन के वादे होते हैं उस पर तो वैसे एक व्यू होता है कि पता नहीं ये होंगे नहीं होंगे। अच्छा, आप आज और कल दोनों दिन का मार्केट का रिएक्शन देखें तो अभी भी कॉल इसी चीज़ पे कि ये कितने दिन सस्टेन करेगा। पहले कॉल ये थी कि क्या ये एक्चुअली होगा। पहले दिन जब हो गया तो ऑब्वियसली एक शॉक था कि ये तो वाकई हो गया। अब आज भी अगर आप देखें तो सारी रिकवरी पूरी दुनिया में जो आप भी कह रहे हैं कि शायद नेगोशिएट हो जाए, शायद कुछ इसमें से वापस हो जाए, तो आई थिंक मार्केट उसी एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करिए कि क्या ये हो सकता था, अच्छा हो गया तो कितना सस्टेन करेगा। तो आई थिंक मार्केट का रिएक्शन उसी से नज़र आ रहा है। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प साहब ने खुद कहा था कि अगर मेरी ऑपोजिशन कमाला हैरिस अगर जीत गई इलेक्शंस तो वो 1929 टाइप के स्टेप्स करके रिसेशन में ले जाएंगे हमें, और खुद उन्होंने वही कर दिया। तो आई थिंक वो एक गैप था लोगों का, क्योंकि ट्रम्प साहब का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा, बातें उन्होंने बहुत सारी की, तो लोगों ने जब उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो पहला शॉक है नौ था। अब एडजस्टमेंट ये हो रही है कि शायद उस हद तक नहीं जाएंगे, कुछ रिवर्स आ जाएंगे। तो आई थिंक मार्केट इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर रही है। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा एक टाइम है, पिछले 50-100 साल में मार्केट ने इस तरह के हालात नहीं देखे। ये 10 साल पुराना क्राइसिस नहीं है कि मैं या आप उस एक्सपीरियंसेस से लेवरेज ऑफ करें। ये आज से 50 या 100 साल पहले ये चीज़ें इस तरह की हुई हैं, तो किसी के पास भी वो मसल मेमोरी भी नहीं है। तो आई थिंक लोग अभी इस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा डाइजेस्ट करेंगे, मार्केट इसी तरह एडजस्ट होगी। हर ट्रिगर पे आई थिंक आपको रिएक्शन नजर आएगा, बिकॉज अगेन इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. तो ये जो बड़े बड़े जो अमेरिकन बिजनेस लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो रिसेशन की कहानी है, बिल्कुल रिसेशन आ रहा है। कोई कह रहा है 90% आ गया, कोई कह 40% आ गया, कोई 60, कोई कुछ, और वो कह रहे हैं। तो और ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि ट्रम्प के लिए तो वो तबाही होगी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स के लिए। और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं ना, मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, और वो बड़े इंपॉर्टेंट हाउस के इलेक्शंस और कांग्रेस इलेक्शंस है। तो वो अब ये बात हो रही कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे ये। अब वही है कि इट्स हाउ यू पैकेज इट फॉर द वोटर्स। जैसे हमने बात की, आपने ऐलान किया कि आपने ऐलान ये किया अपने कस्टमर को कि कल से आपके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसको पैकेज इस तरीके से किया है कि वहाँ पर जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो तो इसको लिबरेशन डे या समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू पैकेज द डील। अपने वोटर्स के लिए वो क्या मैसेज लेके जाते हैं, क्योंकि उनका जो डेट का इशू है, उनको जो एक स्लो डाउन चाहिए अपनी इकॉनमी में, वो सारी चीज़ें भी एक इनके इम्प्लिसिट रीजंस तो हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा प्री मेच्योर है, कि अभी तो लिटरली 48 आवर्स भी नहीं हुए। इस चीज़ के इम्पैक्ट जब आएगा, हाउ डज द यूएस कंज्यूमर इंटरप्रेटेड इट, समटाइम्स वेरी ऑड। बहुत सारे, जैसे हमने जिन कंट्रीज़ की बात की, बहुत सारों के इलेक्शन एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आप देखें तो आप सोचते हैं इस बंदे को वोट कैसे मिल सकता है इस बात पे, बट मिलता है। तो वोटर साइकी और पब्लिक साइकी इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ थिंग। तो इट्स टू अर्ली, कल तो इलेक्शन हो नहीं रहा, देयर इज़ अ टाइम। उस पर इसका जो भी फाइनल वर्डिक्ट आता है, आई थिंक वो उस मैसेज को मैनेज करने के ऊपर काफ़ी मेहनत होगी, एंड देन वील हैव टू सी हाउ वेल दैट इज़ डन एज फार इलेक्शंस आर कंसर्न्ड। एक आम ख्याल ये है कि यूरोप के साथ किसी न किसी तरह से एडजस्ट करना है, एशियन एलाइज के साथ करना है,
लेकिन चाइना इज़ द प्रिंसिपल टारगेट, क्योंकि चाइना जो है वो ओवरटेक कर रहा है यूएस को, और बहुत जो ख़ास तौर पे जितनी भी आज की करंट मामलात हैं उन सब में वो बहुत आगे निकल रहा है और स्पीड बहुत आगे है और लैग कर रहा है यूएस। तो इस सब के पीछे जो मेन उसका जो टारगेट है और उसका जो मेन सेंट्रल टारगेट है वो चाइना है, और चाइना की इस ग्रोथ को किसी सूरत से कंटेन करना है। वहाँ पे कोई कंसेशन आपको नज़र आ रहा है? बहरहाल वो भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इतना बड़ा चाइना का सरप्लस है, यूएस इकोनॉमी के लिए वो पिवट है, इतनी बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है यूएस सिक्योरिटीज़ के अंदर, बिल्कुल। तो वो कितना उसको सबक सिखा सकते हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम इस पर स्ट्राइक होगा, मतलब नथिंग इज परमानेंट, राइट? कितना टाइम लड़ लेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारा ड्रिवन तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ही है। वही एक जो थीम है कि चाइना वाज स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवरटेकिंग द यूएस, उसी चीज़ को एक स्लो डाउन करने का, डिलेइंग द इनेविटेबल कह लें, या कोई ऐसे ड्रास्टिक मूव्स करें जिससे ये वो हो जाए, तो अल्टीमेटली होगा तो ये कि दे विल आल्सो हैव टू सिट अक्रॉस एंड डिसाइड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बगैर लार्जेस्ट कंज्यूमर के आप प्रोडक्शन का कुछ नहीं कर सकते, इतनी कंजम्पशन को आप जब तक एक बड़ा प्रोड्यूसर ना हो पूरा नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये, और ये जो सारा इन हाउस प्रोडक्शन को ट्रांसफर करना है, ये सब भी ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा। सही बात। तो इसलिए आई थिंक इनका भी कोई इक्विलिब्रियम नया स्ट्राइक होगा जहाँ पर दोनों को लगेगा कि इट्स अ फेयर आउटकम। यूएस ऑब्वियसली वांट्स कि वो फेयर आउटकम। आप ये कह रहे हैं कि इनको एक निगोशिएटेड सेटलमेंट स्ट्रॉन्ग किस्म का दुनिया के साथ तो करना है, लेकिन चाइना के साथ भी होगा। ये नहीं हो सकता कि कॉन्टिन्यूस चाइनीज़ हैमरिंग जो है ये अफोर्ड कर सकें और ये करते रहें और उसको कॉर्नर करते रहें, ये नहीं होगा। ये इट्स अनसस्टेनेबल। इट्स लाइक दो बिजनेसेस हैं आमने सामने, आप दो शॉप्स खोल दें और एक दूसरे को प्राइस अंडर कट करते रहें, कितने दिन सर्वाइव करेंगे? या तो दोनों बंद हो जाएंगे। खैर यहाँ पर क्योंकि हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये देखना है कि दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट जब बहुत ज़्यादा हर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो दोनों तरफ से प्रेशर होगा कि यार इसका कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट आना चाहिए। तो आई थिंक इवेंचुअल लॉजिकल आउटकम तो यही होना चाहिए, अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट सम वॉट ऑफ अ कंप्लीटली ब्लैक स्वॉर्ड इवेंट। वो जो एक बात होती है ना कि ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्ट रैशनली, हर इकोनॉमिक थ्योरी के पीछे वो होता है। जब रैशनली नहीं एक्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली क्या आउटकम होगा ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। बट इफ आई गो बाय दैट लॉजिक कि अल्टीमेटली एवरीबडी हैज़ टू एक्ट रैशनली, तो रैशनली तो कोई ना कोई मिडिल वे निकलेगा। और उसके लिए टाइम कितना है कि इस टाइम इज क्रूशल और इट्स नॉट? अगेन अब वही कि हु कैन टेक द बर्डन फॉर लॉन्गर, वही हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली ही पूरी गेम है जो इन्होंने अनाउंस करके वो किया है। वो ये कि एवरीबडी इज पुट द प्रेशर ऑन एवरीवन, क्योंकि द क्लॉक इज टिकिंग। अब विद एवरी पासिंग डे हर किसी पे प्रेशर वही है। अगर मुझे एज पाकिस्तान ये फिक्र है कि मेरी एक्सपोर्ट हर्ट हो जाएगी, इसी तरह यूएस को भी तो ये फिक्र है कि जितने टाइम तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता इन्फ्लेशन हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला कैसे? ज़्यादा टाइम की वैल्यू जो है वो खुद आप समझते हैं यूएस पर है, क्योंकि दोनों पे है। आई थिंक सारे पार्टनर्स पे है। इट्स अबाउट हु कैन टेक इट, मतलब वही ना हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है पूरी दुनिया में, ही इज कीपिंग द वर्ल्ड गेसिंग। दूसरी जगह पे इकोनॉमीज हर्ट होंगी, एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगी, वो सारी चीज़ होंगी। यहाँ पर तो एवरी अमेरिकन विल गेट हर्ट डायरेक्टली। बट इनिशियल रिस्पॉन्स अगर आप देखें, जैसे आपने खुद लिस्ट बताई, इतनी कंट्रीज ने फॉरेन से रिस्पॉन्ड किया, सो ऑब्वियसली उनको भी एक होगा ठीक है हमारी स्ट्रैटेजी यील्डिंग फ्रूट। जब आप कोई एग्रेसिव पोजीशन लेते हैं इसमें आपका अपना नुकसान होता है, आप सामने वाली पार्टी को एलिमिनेट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार इनकी रेजिस्टेंस को मैं कम करूं। तो जब वो इसको अगर पॉजिटिवली देख रहे हैं, उनकी भी कैलकुलेशन होगी, हम ये अनाउंस करेंगे हमें पहले हफ्ते में 10 मुल्क आएंगे, तो हमारे लिए ठीक है एक आउटकम होगा। पता चला पहले दिन ही 10 मुल्क आ गए, तो दे वुड से कि दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, लेट्स elongate our pain because we are getting the benefits out of it. सही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या लग रहा है कि ये सारा गैम्बिट, ये सारा गेम, ये सारा कुछ जो किया, रिस्क और सारा कुछ, एट द एंड ऑफ द डे यूएस विल बी बेनिफिशरी? उसको मतलब इससे ठीक ठाक जो ट्रम्प की टारगेट है चाहे वो पूरा ना अचीव हो, वो कहते हैं सिर्फ रेवेन्यू के अंदर हमारा $700 बिलियन, क्लोज टू $1 ट्रिलियन हम अर्न करेंगे, बाकी जो हमें जो यानी कि वहाँ पे नई फैसिलिटीज़ लगेंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, वो एक अलग है। लेकिन कुछ ना कुछ तो वो ले जा सकेंगे आप अमेरिकन पीपल के पास के जी के मैंने ये आपके लिए लेके आया हूँ इस पूरी गैम्बिट में। अब बेनिफिट्स भी इज अ रिलेटिव टर्म, राइट? व्हाट डू यू कॉल अ बेनिफिट? कि आउटराइट मुझे कोई बेनिफिट होता है या मेरा जो होने वाला लॉस था पोटेंशियली, तो जो एक बहुत क्विकली ये सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही थी कि बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर इंपोर्टेड कंजम्पशन वहाँ पर इतनी ज़्यादा चल रही थी, उसको अगर स्लो डाउन भी कर लेते हैं, उससे सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आ जाता है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, दैट कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ विन कि हमने अपने पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया एक्चुअली। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस टारगेट्स को लेके चलें। ऑब्वियसली पूरी मार्केट्स को उन्होंने रैटल तो कर दिया, बट उनका अपना भी एक एंड गेम इन माइंड तो होगा कि हमें कहाँ पर जाके लाइन ड्रॉ करनी है, कि हमें ये बेनिफिट जब मिल जाएंगे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगेन मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि इस वक्त तो दुनिया की किसी भी एनालिस्ट के लिए उस लाइन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज रोज़ के स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं। जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है शायद बाई डिज़ाइन अनप्रेडिक्टेबल रखा गया ताकि मैं और आप प्रेडिक्ट ना कर सके कहाँ पर जाके वो लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन जितनी बड़ी इकॉनमी है
उतने बड़े स्टेक्स हैं। ये जाहिर है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकॉनमी, फिर चाइना का सबसे ज़्यादा स्टेक है, फिर दूसरी कंट्रीज़ का, इंडिया का इटसेल्फ काफ़ी बड़ा स्टेक है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा। पाकिस्तान की छोटी इकॉनमी है बट स्टिल हमारा जो एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, वो बड़ी हद तक यूएस सेंटर्ड है। और दो चीज़ें, एक तो ये कि हमें तो एज ए परसेंटेज ऑफ आवर ओन एक्सपोर्ट्स देखना है, तो उसमें तो फिर भी एक मटीरियल नंबर है। दूसरा ये कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू करती है तो पूरी दुनिया का इक्विलिब्रियम मूव होगा। तो वो मुल्क जो, जैसे बात हो रही है कि पाकिस्तान शायद कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की पोटेंशियल बन जाए, जब पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा किसी को रिप्लेस करेगा, उसकी जो एक्सेस प्रोडक्शन हो सकता है पाकिस्तान की दूसरी मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में कहीं आके कंपटीशन बढ़ जाए। तो एक्सपोर्ट पे क्या आउटकम होगा वो भी देखना है। एक चीज़ ज़रूर है कि अगर इकॉनमी स्लो डाउन रहती है तो जो हमारा एक वीक पॉइंट है इंटरनेशनल ऑयल, तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर वीक रहती हैं तो एक बेनिफिट पाकिस्तान को डेफिनेटली होगा। बट अगेन इस इक्वेशन में इतने मूविंग पीसेज हैं कि सिर्फ इस चीज़ पे वो करते हैं। वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हम आज देख रहे हैं ना कि 2 दिन पहले 59 थी या 60-61 हो गया, ये हो गया, लेकिन द मोमेंट ये सेटलमेंट होता है तो फिर उनमें सर्ज आ जाएगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड है जो ऑयल प्राइसेस, वो कि ओवरऑल जो है वो ऑयल पे अब उस तरह का सर्ज और वो $100 वगैरह की सूरत हाल नहीं रही है, क्योंकि साथ में ओपेक ने प्रोडक्शन की इंक्रीज के ऊपर भी बात करना शुरू कर दी है। तो जहाँ पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस अगर बिहेव करता है हमें एक रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बट अगेन एज ए सेड कि ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक इवेंट नहीं है कि जिसमें हम एक वेरिएबल को देख के उसकी सेंसिटिविटी कर लें। इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वजह से ये इंटरनेशनल ऑयल क्रैश हो जाता है तो देन यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रेमिटेंसेस कि क्या रेमिटेंस $3 अरब रहेगी, कहीं वहाँ पर कोई सेकंड राउंड इम्पैक्ट तो नहीं आ जाएगा, मेरी किसी और एक्सपोर्ट मार्केट में कोई और बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आ जाएगा। तो आई थिंक मूविंग ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हम एक्सपोर्ट्स जो बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो यूएस की बात कर रहे हैं और एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, चाइना, व्हाटएवर। लेकिन वो जैसे आपने फरमाया कि उनके पास अब एक्सेस इन्वेंट्री हो जाएगी तो वो जो दूसरी मार्केट्स है वो उसको फ्लड करेंगे, फिर वहाँ आप उसका मुकाबला करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगेन वो मूविंग पार्ट्स इतने हैं कि शायद इसका किसी को भी कंक्लूसिवली कहना कि इस पूरे आउटकम का किसी भी मुल्क के लिए क्या एक होता है ना, यूजली आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो आप बात करते हैं कि 2 आउटकम्स है, 3 है, 25%, 33% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी, और आप उस पर प्लानिंग करते हैं। यहाँ एक तो आउटकम्स बहुत हैं, प्लस अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी है कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप 10% से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो देयर इज़, आई थिंक एवरीबडी राइट नाउ इज अ वेट एंड सी मोड। आप टेक्सटाइल से भी बात करें जिनका सबसे ज़्यादा हुआ द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज, वो भी कह रहे हैं समझ रहे हैं अभी तो कि एग्जैक्टली होगा क्या, हाउ विल दिस वर्क, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। इस वक्त मार्केट्स को सिर्फ एक चीज़ मूव कर रही है, प्रोबेबिलिटी कि इसमें से कितना रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसके जो जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही, तमाम इस किस्म की मूव में उसके वो पीछे होता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इस पर बात नहीं होती, वो हिडन होता है, वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर्स नहीं होते। लेकिन अगर आप देखेंगे उस वक्त हो रहा है जब मिडल ईस्ट में एक तूफ़ान मचा हुआ है गाज़ा के बाद, फिर वहाँ पे जिस तरीके से डेसिमेट किया है हमास को और हिजबुल्लाह को, और वो पूरी जो सिचुएशन बनी है इसराइल की जो स्ट्रेंथ, और फिर जो जुल्म हुआ वहाँ पे। दूसरी जानिब कल बड़ा एक स्ट्रेंज अनाउंसमेंट आया है कि अमेरिका, ट्रम्प जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स कर रहा है ईरान के साथ, और ये 15 साल बाद वो पहली बार उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं, सैटरडे को वो बातचीत भी शुरू हो जाएगी। रशिया का पूरा जो अमेरिकन पैराडाइम है वो पूरा शिफ्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि जी कि हम रशिया गुड, यूएन में उसके हक में वो भी वोट भी कर दिया और एक तरह से अबेंडन भी कर दिया यूक्रेन को। तो ये जो जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं ये भी तो बड़े क्रिटिकल हैं। आफ्टर ऑल ये इनकी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा इस जो सुनामी है इस वक्त मार्केट्स के अंदर नजर आया। आई एम श्योर ये भी एक लेवरेजिंग टैक्टिक के तौर पे यूज़ होगा। जब जिन कंट्रीज़ के साथ यूएस का अच्छा अलाइनमेंट होगा वहाँ पर आपको नजर आएगा कि अचानक से ये कंडीशंस सॉफ्टन हो जाएंगी। अगेन वो जो एक शिफ्ट आया कि मुझे जस्टिफाई तो कुछ भी नहीं करना, ये सारा अनाउंस किया, मैं कल सुबह अनाउंस कर दूंगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल यूएस कहते हैं मैंने इसराइल के लिए सब वेव कर दिया, कोई सवाल तो इस वक्त कर नहीं सकता ना इस वक्त कोई ये जहमत करता है कि मैं इसी को जस्टिफिकेशन दूँ। तो वो जो वर्ल्ड उस पर मूव हो गया कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में मैंने कर दिया, अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ डेफिनेटली यूज़ होगी। जियो पॉलिटिकल जहाँ जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ पर मेरा अंदाज़ा ये है कि ये चीज़ें बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, इनसे तुम्हारे इंटरेस्ट है, ये इसका क्वांटम इम्पैक्ट है, इसको हमने एक नया रिजीम इनको ऑफर कर दिया। जो पोस्ट कोल्ड वॉर जो डिवीज़न था, जो वो अब वो तो डाइल्यूट हो रहा है। वो एक यूनिपोलर तो है भी नहीं, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। और उसके अंदर भी वो अब जिस तरह से रशिया के साथ ये इनिशिएटिव लिया है ट्रंप ने और बिल्कुल पैराडाइम को पूरा बदल दिया है
इसका मतलब ये कि पूरा गेम ही चेंज होगा ना फिर। इट्स बिकमिंग वेरी इनवर्ड लुकिंग। वो ग्लोबल विलेज ये वाला सब खत्म होगा, इनवर्ड मेरे अपने बेनिफिट में क्या है वो मैं कर दूंगा और मुझे किसी मगर इनवर्ड लुकिंग बट विद ए वेरी डिलिबरेट पॉलिसी टू कंटेन चाइना। इनवर्ड लुकिंग के अंदर वो जियो स्ट्रेटेजिकली चाइना को तो अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगले 2 से 4 साल के अंदर जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मेरे को इनवर्ड लुकिंग से मुराद नहीं था मेरा इंटरेस्ट। आई विल लुक इनवर्ड फॉर माई इंटरेस्ट, व्हाट इज माई इंटरेस्ट दैट हैज़ टू बी सर्व्ड, और वो सर्व होने के लिए मुझे जो भी करना है वो मैं करता रहूँ। लेकिन वो फिर अकेले चाइना पे प्रेशर डालना, तो अब जब ये तो साबित कर दिया कि अनट्रस्टवर्दी है, अपने बड़े से बड़े एलाई को, कनाडा को कह दिया कि 51st स्टेट बन जाएगा, उसने मैक्सिको को नहीं छोड़ा, उसने यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा, तो वो जो उसकी आइसोलेशन काइंड ऑफ थिंग है, या जो वो उसने अपने एलाइज ख़त्म कर दिए हैं, उसकी भी तो कॉस्ट होगी ना। आई थिंक एक इसका काउंटर इम्पैक्ट भी है ना, एलाइज को वापस अपने पास बुलाने का भी एक टैक्टिक है ना, कि ये सारे लोग जो लग रहा था कि बिकॉज ऑफ फ्री वर्ल्ड ट्रेड अपनी इकोनॉमी को अलग अलग चला सकते हैं, तो अचानक से आपने यूएस को दोबारा एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी खड़ा कर दिया कि सब ने आगे यहीं पे कनेक्ट होना है दोबारा। तो ये जो 10-12 मुल्कों ने अचानक से कॉन्टैक्ट कर दिए, तो ये तो एक बड़ा अपना इंडिपेंडेंट चल रहे थे कि ठीक है दुनिया का ये निज़ाम है ट्रेड का, इसमें हमारी ये पोजीशन है। उसने कहा नहीं, मैंने सारों की पोजीशन जो है वो जीरो कर दी है, अब दोबारा आके मुझसे बात करो कि मैंने आपकी क्या पोजीशन इसके अंदर वो करनी है। तो इन अ वे दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू विन एलाइज, कि लोगों को अच्छा अब यूएस का क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना है, तो ठीक है वी कैन नॉट इग्नोर यूएस आउट ऑफ द इक्वेशन, वी कैन नॉट क्रिएट अ बिजनेस मॉडल कि जिसमें यूएस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, और ये बुल इन द चाइना शॉप नहीं है या है? मेरा अपना तो असेसमेंट यही है कि इतना रैंडम नहीं है ये जितना कि नज़र आ रहा है। इसका ऑब्वियसली थीम यही है कि ब्रिंग पीपल टू द टेबल, नेगोशिएट अ डील दैट इज़ इन आवर फेवर एंड देन गो टुवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेटली टारगेट वही है। अभी इंडिकेशन नज़र भी आना शुरू हो गए, सक्सेस वो खुद मेजर कर रहे होंगे, उनके जहन में क्या थी सक्सेस बाहिर देखें तो अगर कैन इट गो रॉन्ग? इट कैन डेफिनेटली गो रॉन्ग, कि अगर आपका जो जिस तरह से आपने एसेस किया उतने लोग अगर नहीं आते, एंड यू डू एंड अप आइसोलेटेड कि ठीक है यार आपने तो सारी दुनिया को डिसरप्ट कर दिया, तो हम आपसे जो बहुत सारी चीज़ें थी उसको अंडर एस्टिमेट कर गया। इज इट द रेसिपी, इज इट द प्रिस्क्रिप्शन जो उनके प्रॉब्लम्स हैं कि टैरिफ बढ़ा दें, तो ये चलें वो सब आ जाएंगे, बात हो जाएगी, रिव्यू हो जाएंगे टैरिफ्स, फिर मसला हल हो जाएगा। सिर्फ टैरिफ्स रिव्यू नहीं होंगे, जब नेगोशिएशन होगी तो फिर सारे मसाइल के ऊपर ऑब्वियसली एक साथ ही डिस्कशन होगी। तो जहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है आपका, जो डेट होल्डर्स होंगे उनसे जब आप टेबल पे आ गए देन तो सारे मसले डिस्कस होंगे। तो दैट वुड बी द आउटकम दैट आई वुड अज्यूम दैट दे आर लुकिंग फॉर। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ये हमारी सबकी अजम्पशंस है, नोबडी नोज व्हाट ही इज थिंकिंग, बट इफ़ यू लुक एट इट ऑन पेपर इट्स अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टू द टेबल, और फिर सारी चीज़ें डिस्कस करके एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक यूएस का डिक्लाइन बाज़ाहिर नज़र आ रहा था उसको रोका जाए, उसमें एक अपटिक लाया जाए। तो एक जो एक एम्पायर, एक डायनेस्टी होता है, उसका एक दौर होता है, जब उसमें वीकनेसेस नज़र आती हैं तो उसको रिक्लेम करने के लिए वो डायनेस्टी डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करती है। तो ये दिस लुक्स लाइक दैट प्लान दैट बिफोर वी बिकम वीकर लेट्स डू समथिंग दैट अनसेटल्स द इक्विलिब्रियम एंड ब्रिंग्स इट बैक इन आवर फेवर। मगर उसकी सेंट्रल थ्रस्ट ये है कि पहले जितने मेरे दोस्त थे उन सबको मैं अबेंडन कर दूं या उनको नाराज़ कर दूं, और शायद उन्हीं को सबसे पहले जज भी कर दूंगा। तो वो एक जो पैम्परिंग देनी है आज आप वही उन्होंने सबके साथ कर दिया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जितने भी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट एलाइज हैं उनके साथ ये डील्स कदरे जल्दी हो जाएंगी, जिनको टफ टाइम देना है उनसे ये ट्राई अच्छा, इसके साथ एक और इसकी फ्लिप साइड है कि इसने जगह भी तो दिया है दुनिया को, अवेकन कर दिया यूरोप को। बड़ी बड़ी पावर्स थी जो कि एक कि ठंडी हो गई थी, न सिर्फ ये कि डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर बल्कि तमाम उसके अंदर, कि उनको पता चला कि हमारा इतना बड़ा पार्टनर जो है बहुत अनरिलायबल है, ये कि दे कैन इवन स्टैब इन द बैक, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ किया है। तो वो इकोनॉमीज़ भी तो अब हम उसमें बड़ी एक देखेंगे पुश और इम्पेटस। बिल्कुल, एक अगेन एज आई सेड कि ये इस चीज़ ने तो पूरे इक्विलिब्रियम को मूव कर दिया ना। ये तो हमारा स्टेटस को या नॉर्मल था कि इस रिजीम में 50 साल 100 साल से दुनिया ट्रेड कर रही थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। ये जो गिवन अजम्पशन थी, ये अजम्पशन भी चेंज हो सकती है कि इतनी प्रोटेक्शनिज्म और इतने टैरिफ्स का हुआ सकते हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी विल रीविजिट देयर बिजनेस मॉडल, बट दोज थिंग्स कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। दूसरा एक लोगों के जहन में ये भी होगा कि शुड वी टेक दिस एज अ परमानेंट शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी, या ये 4 साल की एक वो है कि जब तक ट्रम्प साहब है। तो आई थिंक कंट्रीज इसको जज करके चलेंगी कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम अपफ्रंट ना लें, क्योंकि हो सकता है इस 4 ईयर का पैच हो, गुजर जाए, यूएस के साथ चीज़ें हमारी बेहतर हो जाए, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज ना कर लें रिलेशन। लेट्स कंट्रोल द डैमेज फॉर 4 ईयर्स एंड देन वील सी। सो कंट्रीज विल, जो पॉलिसी मेकर्स है पीछे उनका भी ये हो कि 4 साल तक इसको करने दो, वट एवर ही डज, और फिर एक इंप्रेशन इसका रहे कि यार ये एक बड़ा डिफिकल्ट केस है। तो जब 4 साल होगा बोले ये तो गया, लव गेट्स बैक टू द
गेट बैक टू द बिजनेस, और फिर डेमोक्रेट्स आएंगे वो तो किसी चीज़ पे इसकी हामी नहीं कर रहे ना। सो बहुत अगर इसको अगेन यूएस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेयर, बट अगर इसको बहुत ही डम डाउन करके देखें तो हो सकता है एक स्ट्रैटेजी तो ये भी ना कि अच्छे से करवा लेते हैं, चल गया वेरी गुड, नहीं चला तो विल डिसोन हिम, क्या ये इसने किया था। सही, हाँ, मगर ये आपकी बात सही है कि ये नहीं पता है कि ये एक सस्टेन्ड यूएस पॉलिसी शिफ्ट हो गया है, ये सिर्फ ट्रम्प का है और किसी आई डोंट थिंक एक बंदे का इतना बड़ा शिफ्ट हो सकता है। तो आई एम श्योर कहीं पे वहाँ का जो भी मैकेनिज्म पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो भी रन करते हैं, आई एम श्योर दे आर ऑन बोर्ड विद दिस। यस, मे बी दे हैव पोजीशनड दिस वे कि इसकी एक एग्जिट मैकेनिज्म है कि फ्रंट एक ऐसे बंदे को बनाए कि जिससे एग्जिट लेना आपके लिए आसान हो। अच्छा ठीक है, ये इसके थे, हमारे नहीं थे, हम इसको रिवर्ट कर रहे हैं, नहीं है तो देन विल गो विद इट कि ठीक है वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू डू, क्योंकि पूरे यूएस का इंटरेस्ट है ना कि टू स्टॉप दिस डिक्लाइन, टू ब्रिंग एवरीबडी टू हैव यूएस मोर डोमिनेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक इंटरेस्ट तो सबके सेम ही है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखना है। हाँ, और क्योंकि ये अब ये प्ले है ऑन है, गेम शुरू हो चुका है, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट की कहा तो ये जाता है कि प्रेसिडेंट इज़ ऑल पावरफुल, उसकी मर्जी है, सारी कुछ है, लेकिन ये कि बहरहाल कांग्रेस के पास पावर्स हैं, वीटो है, अभी नंबर्स नहीं हैं, मिड टर्म के बाद नंबर्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दुनिया के लिए ये पता है कि ये एक है परहैप्स एक थोड़ा स्टॉप गैप मतलब या इसको इस तरह कहते हैं कि इसमें रिवर्सिबिलिटी है जी। इसको पूरे सिस्टम को इसमें रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल नहीं है, तो इसमें वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पर कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब कैसे उस रिवर्सिबिलिटी तक जाना है, क्या पूरी यूएस की एस्टैब्लिशमेंट रिवर्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होती है, दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। और पूरी प्रोबेबिलिटी गेम पिछले 2 दिन में यही चल रही है कि शायद रिवर्स हो जाए तो आज मार्केट रिकवर हो गई, कल कोई ऐसा कैटेगोरिक स्टेटमेंट आ जाए कि ये रिवर्स नहीं होगा, देन पीपल विल अगेन गो बैक टू असेसिंग द डैमेज। फिलहाल तो ये लग रहा है कि वॉलेटिलिटी इज देयर टू स्टे। अभी तो ये कल आ जाएगी रिवर्सिबिलिटी, तो कुछ थोड़ा वो इंप्रेशन आ जाएगा, फिर हो जाएगा। तो मार्केट्स के लिए तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है। देखिए, मार्केट तो हमेशा स्टेबिलिटी और फेमिलियरिटी का प्रीमियम देती है। जहाँ पर अनफेमिलियरिटी शुरू हो जाए तो अगेन देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। और जैसे मैंने कहा कि इतने सिनारियोज और इतने मूविंग वेरिएबल्स हैं कि मैं किसी चीज़ पे पिन पॉइंट भी नहीं कर सकता कि इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं बीबीसी का मैं आर्टिकल देख रहा था, उनका बॉटम लाइन ये था, एंड ट्रम्प हैज़ डिसाइडेड टू कीप द वर्ल्ड गेसिंग। सो दैट्स द बॉटम लाइन, नोबडी रियली नोज विच वे दिस इज गोइंग, वी ऑल हैव टू प्ले वाया प्रोबेबिलिटीज़। और मार्केट वही कर रही है। जब बहुत बुरी प्रोबेबिलिटी लगती है चीज़ों की तो वहाँ डिक्लाइन आ रहा है, जहाँ लगता है नहीं इसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी तो उसकी रिकवरी है, और ये चलेगा टिल मोर क्लैरिटी कम्स। और रिकवरी के लिए अब बहुत बड़ी गुंजाइश हो गई है, क्योंकि जाहिर है कि ये एक बड़ा करेक्शन मार्केट को वैसे भी जगह दे देता है इंप्रूव होने का। और ये जो ब्लड बाथ हुआ जिसके अंदर ये हिस्टोरिक प्लंज आया, तो इसकी बेसिक वजह यह है कि जो लेवरेज है, जो बहुत बड़ा सेगमेंट मार्केट का, वो एक दिन भी नहीं उसको बर्दाश्त कर सकता, तो उनको डंप करना पड़ता है। और जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने वाले, देखिए लेवरेज में 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो मैंने लेवरेज लिया हुआ है आपसे, एक तो मेरा एपेटाइट है, एक आपका भी है ना। तो आपने जब दुनिया में इतना ब्लड बात देखा, आपने कहा नहीं इम्तियाज़ के पास मेरे पैसे नहीं रह सकते, मेरे पैसे वापस करें अभी अभी। अब इम्तियाज़ आपको जितना भी कह दे कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ या वो हूँ, लेकिन मैं लेवरेज लिया ही इसलिए कि मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो आप वो फाइनेंसर का रिस्क एपेटाइट भी ट्रिगर हो जाता है कि यार मुझे इसमें से अब जल्द से जल्द निकलना है, तो उसका भी प्रेशर आता है। तो बिल्कुल जब भी पैनिक आएगा, वीक होल्डर्स तो सबसे पहले वाइप आउट होते हैं। इसीलिए हम हर किसी को कहते हैं कि लेवरेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सोच समझ के आपने डैबल करना चाहिए, वरना आप जितना कैश है उसको ट्रेड करें तो एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल द डाउन साइड। यहाँ पर आपकी बाइंग सेलिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से और इस तूफान की वजह से कि मार्केट के मुकाबले में गोल्ड ने ज़्यादा उसको फैक्टर किया, और इसीलिए गोल्ड प्राइसेस जो थी ये पिछले 3 महीने में 4 महीने में जब से ट्रंप आया है, ये बहुत ही स्काई रॉकेट किए हैं और बड़े हिस्टोरिक लेवल पे पहुंची है। बिल्कुल, वो एक सेफ हेवन वाला एक फैक्टर होता है कि अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा तो गोल्ड ले लो, तो वो एक फैक्टर ऑब्वियसली अनप्रेडिक्ट, जब भी हमने देखा अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड को उसका बेनिफिट होता है। इस साइकिल में भी हुआ है, लेकिन अब जो पिछले 2-3 दिन में हर कमोडिटी भी अपना इक्विलिब्रियम ढूंढ रही है। ये अगेन जिसको कहते हैं ना, एक घबराहट है कि एक नया, सब इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी का आलम मच गया, तो एक नया इक्विलिब्रियम सेटल जब होगा तो नजर आएगा। बट कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड स्लो डाउन होती है तो ऑयल के लिए इट शुड बी नेगेटिव। कन्वर्सली एनी ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी, उसके लिए शायद एक बेनिफिट होगा कि अच्छा ठीक है एटलीस्ट मेरा इंपोर्ट बिल का ये एलिमेंट तो बेनिफिट कर रहा है। अब मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ कि कहाँ पर मुझे नुकसान हो रहा है इसका। गोल्ड पीक कर गया नहीं, गोल्ड में आई थिंक अभी भी अपसाइड है, और आई थिंक फ्रॉम अ पाकिस्तान मार्केट परस्पेक्टिव तो गोल्ड के अंदर ऑब्वियसली एक डिवैल्यूएशन का प्ले भी आपको मिल जाता है साथ में। सो आई थिंक फ्रॉम अ पाकिस्तानी इन्वेस्टर परस्पेक्टिव तो आई थिंक गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल काफ़ी है। अच्छा, और डॉलर इंट्रिंसिकली अब वीक हो रहा है, अब वीक होना शुरू हो गया है बिल्कुल। आई थिंक अब ये सारा अगेन इसका भी एक नया इक्विलिब्रियम विल हैव टू इमर्ज कि इसमें होता गया। इफ द यूएस
बैलेंस ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स, दैट शुड बी गुड फॉर द डॉलर. इफ इट डजंट बेनिफिट देन ऑब्वियसली वो जो एक डिक्लाइन था, ये जो एक इनहेरेंट वीकनेस की बात हो रही थी, वो फिर कंटिन्यू करेगा. और अब इसके साथ ही मगर हमारा एक्सचेंज रेट अभी जो है वो और हमारे रिजर्व्स वगैरह जो है वो ओवरऑल तो हमारे मैक्रो लेवल पे चीज़ें बेहतर ही हैं. देखिए हमारा तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और डॉलर्स की सप्लाई एंड डिमांड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है. अब क्योंकि एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्टेबल पैरिटी आ गया है, तो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी आएंगी ज़रूर कि कहीं पे एक एडजस्टमेंट या एक डिमांड एंड सप्लाई का रिफ्लेक्शन डॉलर की तरफ आना चाहिए. बट कोई मेजर प्रेशर तो उस सूरत में आएगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई बड़ा इस तरह का शॉक. मगर ड्यू तो कोई नहीं है फिलहाल, अगर आप वैसे कहें तो, क्योंकि कोई इस तरह के डेफिसिट नहीं है, कोई इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल सरप्लस भी रहा है. तो ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर साल 5% डेप्रिशिएट होना ज़रूरी होता है और 1.5 साल से नहीं हुआ तो अब होना चाहिए, ऐसी तो कोई. एक मार्केट्स में कैचअप की टेंडेंसी होती है कि कैचअप करना चाहिए. बट अभी IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, फाइनेंस फैसिलिटी आपको मिल गई, आपकी डेट रीपेमेंट्स काफ़ी हद तक मैच्ड है. बट कहीं पे भी कोई शॉक आया, रेमिटेंसेस पे आता है, एक्सपोर्ट पे आता है, इंपोर्ट की स्पाइक होती है, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर मूव होते हैं. तो वी शुड नॉट रूल इट आउट. बट हाँ, अभी जिस तरह से मैनेज्ड है करेंसी के, वहाँ पर हमने इंपोर्ट्स को भी फुल्ली लिबरल नहीं किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो आया है करेंसी स्टेबिलिटी पे, विच शुड कंटिन्यू. बट बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन वेरी वॉलेटाइल वेरिएबल्स, इट कैन चेंज एनी टाइम सून. अभी फौरी तौर पे तो जल्दी नहीं है ट्रंप और उनकी टीम को कि इसमें कोई वो रेजोल्यूशन करें, कोई डील हो, कोई सील करें एग्रीमेंट या डील को. बट डाउन द रोड 6 महीने बाय द ईयर एंड वॉट एवर, तो ये सेटल होगा. जब ये सेटल हो जाएगा फिर तो एक ओवरऑल शायद हम रेस्टोरेशन देखें मार्केट्स में, ओवरऑल कॉन्फिडेंस में, और एक नई हम एनर्जी देखें पूरे सिस्टम में, क्योंकि अब ये तो थका देगा सबको. इससे बहुत पहले आ जाएगा, बिकॉज मार्केट्स तो आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. तो मार्केट ने अल्टीमेटली एक सिनारियो पे इत्तेफा करना है कि अच्छा यहाँ से इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी लग रही है, वो प्राइस इन होना मार्केट के अंदर शुरू हो जाएगा. मार्केट कभी भी इवेंट का वेट तो करती नहीं है. मार्केट मोस्टली अनलेस इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मार्केट यूजुअली उसको फॉरवर्ड प्राइस करती है. तो जहाँ लगेगा कि ये सेटल हो रहा है, वहीं से मार्केट में रिकवरीज आपको आना शुरू हो जाएंगी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. वेरी काइंड. थैंक यू. थैंक यू सो मच.